वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जो तूफ़ानी बारिशें कराची में हुई, यूँ तो सारा शहर ही सरापा एहतजाज है और इस बात पे भी उनके मुतालबा है कि जो उनका नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा। मगर जो अशराफिया का इलाका कहलाया जाता है कराची में, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वहाँ सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो है पानी ने तबाही मचाई। पानी अभी तक कई जगह खड़ा हुआ है और हमने देखा कि 31 अगस्त को कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के बाहर जो है मुजाहिरीन जो कि DHA के रिहायशी हैं, उन्होंने मुजाहरा किया और जब बात आगे बढ़ी उनमें से कुछ अंदर भी कूद गए कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में और इवेंचुअली फिर मुज़ाकरात हुए। तो सिलसिला कुछ बना नहीं, कोई बात तय नहीं हुई। मगर इतनी भी ख़राब नहीं थी कि आज कैंटोनमेंट बोर्ड ने पर्चा करा दिया है DHA के उन रिहायशियों के ख़िलाफ़ जो अपने ही नुकसान के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और DHA से कह रहे थे कि जनाब आप जो हमसे कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA फ़ीस लेता है जिसकी मालियत कोई 17 अरब रुपए सालाना है, तो क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ से ना पानी निकाला गया, जिनके घरों में पानी गया, जिनकी लाइट गई, कोई सहूलियात उस तरह से मैसर नहीं थी। ऑल्दो कैंटोनमेंट बोर्ड कह रहा है कि जनाब हम आज की ताज़ा तरीन ये कि बस 1 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पानी है, बाकी रेस्ट हमने कर दिया है। तो क्यों ऐसा हुआ कि ये पर्चा कट गया? ज़ाहिर है एहतजाज के ऊपर जो पर्चा काटा गया उसमें कहा है कि हंगामा आराई कर दी, हरासा किया गया और सबसे मज़े की बात जो उसमें ये की गई कि उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड को रिलीफ के काम से रोक दिया। जी, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड, वैसे तो आपको पता है मतलब क्या मतलब ऐसी रिलीफ थी कि आपकी सोच है, लेकिन फिर ये लोग आ गए और बस सारा काम वापस हो गया। बिल्कुल। तो एहतजाज ये पर्चा इसलिए हैरानकुन है कि पाकिस्तान का कोई कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सरबराह CPL सैफुद्दीन मेमन साहब हैं। शहर के लिए बहुत मोतबर नाम है, कराची के हवाले से उन्होंने ख़ासा काम किया है और वो भी उन एहतजाजी जो अफराद थे उनमें मौजूद थे। वो भी इस बात पे हैरान है। वो उस कमेटी में भी हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से मुज़ाकरात कर रही है। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। शरफुद्दीन साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए पर्चा क्यों हुआ जब मुज़ाकरात हो रहे थे? जैदी साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि इस एहतजाज जो कि मैं भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ या कोई इस तरह की चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई। मगर जाहिर है कुछ जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें टेम्पर्स तो हाई होते हैं और उसमें जाहिर है कुछ ज़ुबान जो है जो इस्तेमाल होती है, लैंग्वेज होती है, वो कभी आदमी एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर लेता है। सही। मगर जहाँ तक कोई इस तरह की जो सिचुएशन जिस तरह FIR में सामने नज़र आ रही है, तो ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई वहाँ पर। अच्छा तो जी, मैं ये समझता हूँ कि ये और जो मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी मुज़ाकरात भी इनके हुए और मैं DSRA को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उनका सदर हूँ, जो डिफेंस की सबसे बड़ी रेजिडेंट्स की एसोसिएशन है और उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं वहाँ पर, हमारे कुछ लोग भी मौजूद थे और हमारी इनके साथ मीटिंग्स भी, आज भी हमारी CO के साथ मीटिंग हुई है और पिछले 2 दिनों से हमारी स्टेशन कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटर ये जो हैं आपके DHA के और CO के साथ जॉइंटली हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उसमें बड़ी पॉजिटिव बातें हो रही थी और हमने जो शिकायत आम पब्लिक को हैं, ज़ाहिर है बारिश के हवाले से तो बहुत बातें हुई कि जी पूरा शहर वैसे तो डूब गया, मगर डिफेंस जो है अभी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ था और उसमें जो नाले का पानी जो है, जो गंदा पानी है, वो लोगों के घरों में घुस गया, टैंक पानी के टैंकों में चला गया। ये सब चीज़ों का आपको मीडिया भी कवर कर रहा है और लाइट 4-5 दिन जो है वो लाइट नहीं रही, अभी भी कुछ इलाकों में अभी भी लाइट नहीं है। तो वो सारी सिचुएशन हम इनके साथ शेयर करते रहे और ज़ाहिर है मेन इशू एक तो ये था कि जो इन्होंने हमसे 2007 और 8 में 75,000 रुपए पर यूनिट लिए थे रिफर्बिशमेंट के लिए, जिसमें ये नाला जो उन्होंने ये जो ड्रेन वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बनाया था, इसके लिए इन्होंने ये पैसे हमसे लिए थे और इसको जो ले डाउन किया गया था वो आप खुद देखें, वो एक बच्चा भी आपको बताएगा कि ये किस तरह का रोड के बीच में से इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल मशहूर ज़माना ड्रेन्स हैं ये तो। जी मतलब कोई कॉमन सेंस इसको। शरफुद्दीन साहब, एक जानिब जी
के हिसाब से जाहिर है वो चीजें आपको नजर आ रही हैं, उसमें गाड़ियां वो इतने अरसे से वो बनी हुई है और उसकी सफाई भी बड़े अरसे दराज से नहीं हुई, और वो उसकी जो कंडीशन है वो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी इस बारिशों में, खास तौर पे नजर नहीं आ रहा था लोगों को। जाहिर है उसमें लोगों की गाड़ियां फंसी हैं और लोगों को नुकसान। अच्छा शरफुद्दीन साहब एक बात बताएं, सर आपकी बात काट रहा हूँ। एक जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी जानिब FIR भी कट रही है। कल भी एक मुजाहरा मेरा ख्याल है स्केड्यूल था, क्या आपको लग रहा है कि ये इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है कि सर आज हम पर्चा कटवा देंगे तो कल तो कोई बंदा, कोई माइकल लाल नहीं आएगा आपके सामने, क्या ये चल रहा है यहाँ पे? यहाँ भी माशाल्लाह आप तीनों बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो कॉमन यार ये चीज़ हम भी समझ रहे हैं कि ये एक किस्म का हो सकता है कि एक प्रेशर हो, मगर और मतलब मैं कुछ इस पे मतलब मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब हमारी इनके साथ बड़ी पॉजिटिव बातें हुई, ये भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने कुछ एक्शंस जो CBC ने और DHA ने जो फौरी तौर पे लिए हैं, जो कि मैं आपसे शेयर भी कर लूं, मेरे ख्याल में पब्लिक को पता होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आपने बैठ के बात करनी है, टेबल पे बात करनी है। एहतजाज अपनी जगह पर, जब आप बैठ के बात करते हैं तो सोल्यूशंस निकलते हैं। तो वो सोल्यूशंस की बात ये हो रही थी, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बनाया गया है इसको हम पूरी तरह रिप्लेस भी करेंगे, और ये जो कंपनी जिसने इसको बनाया था उसको वील टेक देम टू टास्क, और ये मतलब एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी और उसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें जो गलतियां सामने नजर आ रही हैं इनको हम देखकर और इन चीजों को कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इसको फिर दोबारा बनाया जाए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान ना हो। अच्छा शरफुद्दीन साहब सॉरी, इसमें एक डिमांड ये भी थी कि ये जो टैक्स और मुख्तलिफ जो फीस ली जाती है और आपके 17 अरब सालाना, तो इसकी ऑडिट के ऊपर भी तो एक डिमांड थी, उसके ऊपर कुछ बात हुई कि कोई बताया गया कि यार ये जो पैसा हम आपसे लेते हैं कहाँ खर्च करते हैं? ये मैं आपके साथ शेयर करूं, उनकी कोई वेबसाइट है जो मुझे उसका आप अगर एड्रेस नहीं मुझे याद है, मगर वेबसाइट के ऊपर इन्होंने अपनी ऑडिट की मेरे ख्याल में वो दे दी है वहाँ पर अपने वेबसाइट के ऊपर, तो वो आप लोग उसको वो चेक कर सकते हैं, ये तो उन्होंने कर दिया है। अच्छा, ये जो टैक्सेस माफ कराने की बात है ये भी हमारी डिमांड थी और ये हमने एज अ DSRA के प्लेटफॉर्म पर भी इनके साथ ये उठाया कि आप कुछ चीजें वेव करें। तो एक चीज मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि ये चीज हमने इनसे करवा ली थी कि दिसंबर तक 31 दिसंबर तक जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, जो घर हैं या जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए जो आपको NOC के लिए जाना पड़ता है DHA के पास, तो वो उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो जिसको भी अपना घर बनाना है या अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रिपेयर करना है, उसको रिपेयरिंग करनी है, व्हाइट वॉश करना है, बहुत नुकसान हुआ है, तो वो उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। अच्छा वुसअतुल्लाह साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी वुसअत साहब। शरफुद्दीन साहब पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने कहा है कि उन्होंने फला डिमांड जो है वो हमारी मंजूर कर ली है, तो ज़बानी मंजूर की है या तहरीरी तौर पे मंजूर की है? इसलिए कि FIR तो बहरहाल उन्होंने तहरीरी तौर पे काटी है, जिसमें आप लोगों ने सरकारी अफसरों को खौफजदा किया है, सरकारी काम में मुदाखलत की है और रियासती इदारों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, ये सब तहरीरी है। तो जो उन्होंने डिमांड्स आपकी तस्लीम की हैं, क्या वो भी तहरीरी हैं, ज़बानी? नहीं, वो जो उनका जो नोटिफिकेशन जो उनका जारी हुआ है, जिसमें जो मैंने बात अभी कही है कि जो आपको परमिशन दी गई है कि अपने आप जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको नुकसान हुआ है उनकी जो रिपेयर करना है आपने, वो आपको मैं आपके जज साहब आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आप इसको अपने इस पे भी दिखा दें स्क्रीन पे, ताकि लोगों को पता चल जाए। ये एक ऐसा रिलीफ है जो कि लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन DHA ने निकाल दिया है। और जहाँ तक दूसरी चीजें जो हैं, ज़ाहिर है वो जुबानी उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और वो रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट और ये सारी चीजें करेंगे। तो उसके साथ उसके जी हाँ जी सर, आपकी अगली मीटिंग अब कब है? जी हमारी अब इनके साथ हमने ये 3 मीटिंगें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। 2 मीटिंगें जॉइंटली हुई थी, जिसमें CEO हमारे एडमिनिस्ट्रेटर DHA और स्टेशन कमांडर इन तीनों के साथ और जो वाइस प्रेसिडेंट CBC के वो मौजूद थे, तो इनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। और अब हमने उनके साथ एक ऐसा सिलसिला ये हमने उनको किया है कि हर हफ्ते हम जो है उनके साथ एक मीटिंग किया करेंगे, जो हर 10 दिन के बाद, ताकि उनको हम डिफेंस के रेजिडेंट्स के इश्यूज जो हैं, बिकॉज सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी की है कि उनके साथ हम शेयर करेंगे। इसलिए हमारे पास ज़ाहिर है लोग आते हैं, शिकायत लेकर आते हैं, तो हमने उनसे ये भी कहा है कि एक रिड्रेसल कमेटी एक है जो कि CBC में मौजूद है, जो कि टोटली इनफेक्टिव है अभी, आई एम सॉरी टू से दैट, वो उन्होंने फौरी तौर पे फाल करने के लिए बात की है और उसमें रेजिडेंट्स को वो उसमें शामिल करेंगे। हमारे DSRA के प्लेटफॉर्म पर जो है ज़्यादा रेजिडेंट्स मौजूद हैं,
वो उसमें शामिल होंगे और दूसरे लोगों को वो शामिल करेंगे ताकि रेडिस्ट्रल कमिटी जो है इफेक्टिवली ग्राउंड पे काम करे। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें मेरे ख्याल में तो सर आपको लगता है कि एफआईआर से अब विशिएट हो जाएगी जो एटमॉस्फेयर, अगर कुछ बेहतरी की तरफ जा भी रहा था तो मेरी तो देखें, मैं तो आपके थ्रू भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा और वैसे भी हम उनके साथ कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे भी जैसे आपको पता चला है, मुझे भी शाम को पता चला और बड़े कंसर्न है, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर ये बात उठाऊंगा कि जी इसकी एफआईआर की कोई जरूरत नहीं थी। जब ये चीजें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, जो आप मीटिंग्स कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, तो फिर ये एफआईआर की कोई, मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब। और हम यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे कि बारिशों से मनसेरा में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। जुनूब से अब ज़्यादातर ये शुमारी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है। सिंध के बारे में एक बुरी खबर ये है कि अंदाज़ा ये है कि इस दफ़ा जो कपास की फसल है, जिस तरीके से यहाँ बारिशें हुई हैं सिंध में, 40% तक कपास की फसल सिंध की जो है वो कम हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कल भी हमने तफसीलन बात की, आज भी हम बात करेंगे। ताज़ा तरीन जो कैजुअल्टी फिगर है खैबर पख्तूनख्वा से, वो 11 मज़ीद हलाकतें हुई हैं बारिश के सबब, लैंड स्लाइडिंग के सबब और दीवारें वगैरह गिरने के सबब। 3 इसके लगभग लोग ज़ख्मी हुए हैं, मकानात मुनहदिम हुए हैं। ज़िला तुरगर में 7 अफराद हलाक हुए हैं, बुनेर में 4 हलाकतें हुई हैं, मानसेरा के इलाके उगी में लैंड स्लाइडिंग से 4 हलाकतें हुई हैं और बटाग्राम में 3 हलाकतें हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ नामा निगार मानसेरा से मौजूद हैं निसार अहमद खान साहब। निसार अहमद खान, मज़ीद बताइए। हालिया मानसून की बारिशों ने जहाँ पे मुल्क के दीगर इलाकों में तबाही मचाई, ख़ास तौर पर कराची में जो है हालात इंतहाई गंभीर हैं और वहाँ पे जो है अमवात भी हुई हैं। तहम आज मानसरा में और इसी तरह हज़ारा डिवीजन के दीगर इलाकों में हालिया बारिश ने इंतहाई तबाही जो है यहाँ पे मचाई है, जिससे 23 अफराद जो हैं, जिनमें ज़्यादातर जो तादाद है ख्वातीन और बच्चों की है, वो आज मुख्तलिफ वाक़यात में जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। और ये मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं इंतहाई जो गंभीर सूरत हाल है, जिसमें ज़्यादातर जो अमवात हैं वो लैंड स्लाइडिंग के सबब, जब घर मलबे के नीचे दबे हैं तो उससे जो है अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये तोरगर हमारा जो हज़ारा डिवीजन का एक ज़िला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो 7 अमवात हुई हैं और उसमें जो 6 ख्वातीन जो हैं उसमें जो है जाँ बाक हुई हैं। इसी तरह जो मानसरा में हमारे जो मजमूई 4 अफराद जो हैं वो उगी में हुए। इसी तरह उगी में एक दूसरा वाक़या हुआ लैंड स्लाइडिंग का घरों पे, उसमें 5 अफराद जाँ बाक हुए हैं। पूरी तौर पर देखा जाए तो मानसरा में 8 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। बटाग्राम में जो है 2 बच्चियां हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसके नीचे जब जो है वो घर जो मदफून हुआ है उसमें 2 बच्चियां जो है वो जिंदा जो उसमें दफन हो गई थी, ताहम उनकी जो है बाद में नाशों को निकाला है। इसी तरह जो कोहिस्तान है वहां पे भी जो है एक अमवात हुई है। एक बात आपको यहाँ पे बताऊं कि 2 एक ऐसा एजेड किस्म के जो एक कपल था, वो हमारे यहाँ पे जो वादी है काहान और इससे मुलिका मनूर वादी है, यहाँ पे दरिया कुन्हार बहता है, उसमें वो लकड़ियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बीम्स जो हैं वो आ रहे थे, उसमें भी जो है वो एक मर्द और खातून जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। इसी तरह 2 दीगर वाक़यात जो हैं, जिसमें एक शिनक्यारी में हुआ है और इसी तरह जो एक गढ़ी हबीबुल्ला है वहां पे भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। हज़ारा डिवीजन में जो शाहराहें हैं, लैंड स्लाइडिंग है, लोग कहां फंसे हुए, जरा उनकी भी बात कर लीजिए। इस तरह जी की जो लैंड स्लाइडिंग है वो इंतहाई गंभीर है और ये तमाम शाहरा जो हैं वो, जिसमें शाहरा करम है, मानसरा नारायण जलखट रोड है और इसी तरह जो दीगर जो लिंक्स रोड हैं, लैंड स्लाइडिंग के सबब जो हैं वो बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं मुतअद्दिद मुकामात पर। इसी तरह जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, बिजली का और उसमें टेलीफोन का, वो भी बुरी तरह जो दूर अफ्तादा मुकामात हैं उनमें मुतासर हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दरियाओं की जो कटाई है, जो दरिया है वहाँ पे सैलाब है, तो उस कटाई की वजह से जो है वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया ने जो यहाँ पे अजला हैं
उन लोगों को कहा है कि वो जो साइली इलाके हैं वहाँ से मुख्तलिफ जो महफूज मकामात हैं वहाँ पे मुंतकिल हो जाएं। तो हम अभी तक अगर ये बात देखी जाए तो ज़्यादातर ये है कि गंभीर सूरत हाल है। 5 अफराद जो थे वो एक दरिया के पार जो है एक जंगल था उसमें जो है महसूर हो गए थे। उस हवाले से रेस्क्यू 112 ने उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू किया है। तो हालात जो हैं यहाँ पे इंतहाई जो है गंभीर होने के साथ साथ जो है बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार अहमद खान हमसे बात करने का। अच्छा, तबाही से क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हो रही है और लैंड स्लाइडिंग होती है जब बड़ी तादाद में दरख्त भी काटे जाते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था इसी बात का, और जो जस्टिस कैसर रशीद हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये चित्राल और दीर और कुमराट वैली और ये मानसेरा तक जो है बेतहाशा दरख्त काटे जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये टिम्बर माफिया का जो है क्या कर रहे हैं। तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा जी हमने वो महकमा जंगलात के कुछ मुलाजमीन को सस्पेंड किया है। तो अदालत ने कहा कि आप जो माफिया है उसको पकड़ने के बजाय आपने छोटों के ऊपर अपना जोर चलाया है और वो किया है, तो उनसे बाकायदा तफसील मांगी है कि आप ये इस चीज़ को प्रॉपर्ली रोकें। आप जो निसार भी बात कर रहे थे कि दरियाओं में वो जो लकड़ियाँ बहती आती हैं वहाँ होता ही है कि दरख्त काट के वो दरिया में फेंक देते हैं और आगे से फिर वो कलेक्ट कर लेते। तो ये टिम्बर माफिया जो है इसने ओवर द ईयर्स खासा नुकसान पहुँचाया है, और लैंड स्लाइडिंग जाहिर है वो ये इसी वजह से एक निज़ाम होता है, जब आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो आपको भी छेड़ेगा। और कहते हैं कि दरख्त जो है वो पहाड़ की मेखें होती हैं, ये तो है, होती हैं, उसको रोकती हैं। बहरहाल इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब कोई बात करें, कोई बात ट्वीट करें, इस पर कंट्रोवर्सी ना हो ये तो नामुमकिन है, जाहिर है। पिछले रोज़ फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि वफाकी काबीना ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी PCSIR को लाइसेंस जारी कर दिया है कि वो हेम्प का इंडस्ट्रियल और मेडिकल इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला क्या हुआ, कंट्रोवर्सी कहाँ है यहाँ पे, कि हेम्प का जो पौधा है और भंग का जो पौधा है वो एक ही ख़ानदान के हैं, आप कह सकते हैं, जो कैनबिस फैमिली ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। और आपको पता है कि भंग में नशा है, चरस भी उसी पौधे से बनती है, और वेस्ट में और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी मैरिजुआना की भी कल्टिवेशन यहाँ होती है, और जाहिर है कि ये एक इलीगल ड्रग है। तो वहाँ पे जाहिर है तूफ़ान शुरू हो गया कि ये क्या मतलब है, आपने क्या लोगों को नशे पे लगाना है, नशे पे लगाना क्या, बल्कि आप तो भंग के खेत यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये क्या आप भंगियों की सुनामी ला रहे हैं, किस तरह की तब्दीली है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इस पर हमने पहले भी बात की है। फरवरी में शहरियार अफरीदी ने मेरा ख्याल है इस पर बात की थी। अगेन वहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्रांसलेशन सही नहीं हुई थी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हेम्प का जो पौधा है बिल्कुल वो एक ही फैमिली के है, लेकिन हेम्प के पौधे में नशा नहीं होता। इनफैक्ट सदियों से हेम्प का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल फाइबर के तौर पर। बोरियां बनती हैं, कपड़े बनते हैं, और अब हेम्पक्रीट के नाम से एक बिल्डिंग मटेरियल भी बन रहा है। लेकिन सही कमाई वहाँ पर नहीं है, सही कमाई है CBD ऑयल के मार्केट में। इसको कैनाबिडी ऑयल भी बोला जाता है, और इसको मुख्तलिफ मर्ज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस, कीमोथेरेपी के बाद जो नोज़िया होता है उसको कम करने के लिए। और दुनिया भर में ये अब एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गई है। चीन में उग रही हैं, कनाडा में इसको बनाया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक भी इसमें लीड ले रहे हैं। कितनी बड़ी मार्केट है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, और फिर हम फवाद चौधरी साहब से खुद से पूछ लेंगे कि अगर आप गूगल करें, आप ऑनलाइन देखें कि जो अच्छी जो वैरायटी है कैनाबिडियल ऑयल की, 30 मिलीलीटर की बोतल $80 की बिकती है। तो आप सोचें, और यहाँ पर तो हमारे पास एनवायरनमेंट भी है, पूरी तीरा वैली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस्लामाबाद में तो आपके यहाँ तो ऐसी इधर उधर ही घूम रहे होते हैं लोग, उठा रहे होते हैं। तो कितना स्कोप है पाकिस्तान के लिए? हमने कहा कि हम फवाद चौधरी साहब से खुद ही पूछ लें। तो फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। तो थोड़ा सा बताएं कि बहुत प्रोडक्ट्स हैं, आप किन प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं पहले स्टेज में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने इसको बयान कर ही दिया कि 2 इसके हिस्से हैं। कैनाबिडियल एक
कंपाउंड है जो कि 1983 से बेसिकली तो डिस्कवर हुआ है, लेकिन 2016 में उसकी रिसर्च में एक बहुत जो है वो एक बहुत इनकलाब आया, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है इसके ऊपर काम शुरू हुआ। शंघाई में तो चाइना ने एक पूरा सेंटर ही क्रिएट कर दिया कैनेबिस के ऊपर, और अब 40,000 एकड़ के ऊपर तकरीबन चाइना में, 1,00,000 एकड़ के ऊपर कनाडा में और यूके में और इंडिया में ये जो है वो अब काश्त हो रहा है। इसका जो बुनियादी इस्तेमाल है वो इसका जो ये जो पौधा है हेम्प का, इसका सीड का जो है वो ऑयल निकलता है, इसका जो स्टेम है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, पत्ते जो हैं उनकी भी जो है वो मेडिसिनल यूज है, और मेडिसिन में भी स्पेशली जो क्रॉनिक पेन है और कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, आपको मालूम है कई दफ़ा बहुत अनफॉर्चुनेट पेन में होते हैं, तो ये जो दवाइयाँ बनती हैं ये इससे बनती हैं। और CBD ऑयल मार्केट बहुत बड़ी है, ओवरऑल तकरीबन 25 से 26 बिलियन डॉलर की इस वक्त ये CBD की मार्केट है, और हम इसको इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल दोनों यूजेस में जो है वो लाएंगे। अच्छा, तो फवाद, अब जैसे आपने कहा कि लाइसेंस जारी कर दिया गया है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या प्लान है। पहले प्लांटेशन होगी या उसके साथ साथ रिसर्च चलेगी, मतलब टाइमलाइन क्या है आपकी? इसमें ना ये 2 जगहों हमने अभी तक की हैं। एक हमारे पास इकबाल में फॉर्म है, फिर हमारे पास झेलम में फॉर्म है। ये पोटोहार का जो एरिया है ना, ये एक्चुअली ज़्यादा इसके लिए एक समझिए कि फिजिबल है हेम्प के लिए। तो ये पोटोहार के इलाके में जो है वो पहले हम ग्रो करना चाहते हैं। इसमें जिस तरह से आपने खुद ही पहले ये बताया कि जो हमारा भांग का पौधा है उससे डिफरेंट है, और इसका जो सीड है वो एक्चुअली इंपोर्ट करना होगा हमें कनाडा से या के बाकी जो मुल्क हैं जहाँ पे ताकि जो TLC है उसका वो 0.3 से नीचे रहे। अगर 0.3 से ऊपर जाता है तो वो फिर मिसयूज हो सकता है, इसीलिए इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट R&D की लेयर जो है वो रखनी पड़ती है। साइंटिस्ट जो है उनको इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि जब वो सीड हम ला के पाकिस्तान में लगाएंगे, पोटोहार में लगाएंगे, तो देखना यह है कि उसका कैसे उसका हाउ आवर एनवायरनमेंट ट्रीट्स दैट सीड, तो वो एक क्लोज R&D जो है वो उसके ऊपर देखनी पड़ेगी। तो 6 महीने तो मिनिमम इसको जो है वो हम रखेंगे प्योरली R&D फेज में, और उसके बाद इसको कमर्शलाइजेशन में लेके। अच्छा फवाद, जाहिर है आपने इनिशिएटिव लिया है और कमेंडेबल है, जैसे ज़रार ने भी बताया पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे पास क्या PCSIR में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो समझते हैं इस चीज़ को और इस पे रिसर्च करने के उनमें कैपेसिटी है? जी जी बिल्कुल, हमारे कराची में ऐड कर देता हूँ एक PCSIR के अलावा मैं मजीद एक चीज़ ऐड कर दूं कि कराची यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है उसने खासा इस पे काम किया है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब के भी इल्म में होगा, बल्कि उन्होंने तो वो इलाके भी स्पेसिफाई कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने अपने इलाके स्पेसिफाई किए हैं, उन्होंने भी स्पेसिफाई किए हैं कि जैसे मरी एक्सप्रेस वे के करीब है कोई लो कोट का कस्बा, वहां पे हरीपुर की जमीन और खट्टा की मीरपुर साकरों की जो जमीन है इसकी काश्त के लिए निहायत मौजू है। तो R&D ऑलरेडी खासी हद तक हो चुकी है। जी फवाद, ने बिल्कुल सही कहा। ये बात ये है कि ये कराची यूनिवर्सिटी का इसके ऊपर बड़ा काम है, फिर PCSIR का बड़ा काम है। एक्चुअली ना लोग हमारे पास काफी ज्यादा है भी, मतलब अभी हम वेंटिलेटर तो नहीं बना रहे थे, हम PPE तो नहीं बना रहे थे, लेकिन लोग हमारे पास है। प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले 15-20 सालों में स्पेशली 80 और 90 की दहाई में हमने जो सिविल साइड के ऊपर अपने तमाम साइंटिस्ट को बड़े तमाम के साथ खुदे लाइन रखा है। हमारी कोशिश ये है कि ये बायोटेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में तो हमारे पास एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे पैकेजेस हो गए या हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उस तरह की हमने नहीं बनाई। अब कोशिश कर रहे हैं कि उस पूरी जो पौध है उसको लाएं, और फिर यंगस्टर्स बहुत जबरदस्त हैं। अब यहाँ पे भी हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं वो MIT के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े। अच्छा फवाद साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक वक्फा लेना है, लेकिन ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, और ये हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी हमेशा इनका यही रोना है कि यार हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो जरा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं इससे आपकी बात करना चाहूँगा।
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हेम्प कल्टीवेशन के बारे में। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं और एक बार फिर मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये आपको नशई बनाने का कोई मंसूबा नहीं है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। तो फवाद, अब मुझे पता है ये शायद मेरा अगला सवाल थोड़ा प्रीमच्योर हो, क्योंकि अभी तो आपने हेम्प से शुरुआत ले रहे हैं, अभी तो सोच रहे हैं, लेकिन मेडिकल मैरिजुआना के बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि वो भी एक मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट है, जो अफ्रीकन मुल्क है, लेसोथो है तो इतना सा मुल्क, लेकिन अब वहाँ पर भी मेडिकल मैरिजुआना कल्टिवेट होना शुरू हुई है और एक्सपोर्ट भी हो रही है और ठीक ठाक नोट कमाया जा रहा है जी। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, वो उसके इकोनॉमी तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो जो ये तकरीबन 25-26 बिलियन डॉलर की मार्केट है, वो कोई मेरा ख्याल है 200-250 बिलियन डॉलर की मार्केट है। तो उसमें सिर्फ इशू ये आ जाता है कि उसमें वो साइकोट्रॉपिक है, वो तो है, और उसको जो है वो यूज किया जा सकता है नशे के लिए। हमारा एक्चुअली माहौल रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पे रहा है क्योंकि ड्रग्स का काफी ज्यादा। तो मैं कहता हूँ पहले ये हजम कर लें, अभी हमारे जो है वो हम अपना सेफ गार्ड एस्टैब्लिश कर लें। ये भी जो है अभी हम सिर्फ जो है वो पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, प्राइवेट में नहीं लेके जा रहे। तो अल्टीमेटली हमने इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल बनानी है तो फिर तो प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना होगा। तो इसको जरा हम अपने सेफ गार्ड ठीक कर ले, फिर इंशाल्लाह अगर उस वक्त तक अल्लाह ने मौका दिया तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, वन स्टेप एट ए टाइम। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी मिड और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे जो साइंसदान हैं, और हमारे पास यकीनन बहुत काबिल साइंसदान हैं, काफ़ी दफ़ा हमने उनको हाईलाइट भी किया है, स्किन ग्राफ्ट हो गई या वाटरमेलन की जो छिलके है उससे आर्सेनिक को फिल्टर करना, बहुत चीज़ें हैं। आप भी मिले हैं, हम भी मिले हैं। मसला उनका हमेशा यही रोना होता है कि जी हमारी रसाई नहीं होती हुकूमत की तरफ, प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा हमें नहीं कोई पूछता। और ये भी हमने देखा है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो उन्होंने इन सारी चीज़ों को साथ चलाया है, मतलब एकेडमिक्स और इंडस्ट्री की लिंकेज बरकरार रखी है, और यकीनन इसी तरह से ही फ़ायदा होता है। तो कौन से कॉन्क्रीट स्टेप आप ले रहे हैं कि इस लिंक को मजबूत क्या बनाया जाए? बल्कि ये देखिए, सबसे बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए 1952 में जब हमने ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान लेबॉर्ट्रीज बनाई थी, जो बाद में PCSIR बने, ये बने ही इसलिए थे, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब ही ये था कि इंडस्ट्री को और साइंस को आपस में जोड़ना है, और जो 60s का हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वी एक्चुअली ओ इट टू PCSIR। लेकिन उसके बाद 70s में ना दो वाकयात जो हुए, एक तो हमारा जो साने मशरकी पाकिस्तान हुआ और उसके बाद अफगानिस्तान। तो हमने क्या किया कि अपनी तमाम तवज्जो सिविल R&D से हटा के डिफेंस पे डाल दी। और फिर यहाँ पे दो बड़ी गलतियां हैं। एक तो गलती ये हुई हमसे कि जिस तरह इजराइल ने, चाइना ने और अमेरिका ने किया ना, उन्होंने सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट किया और सारी जो रिसर्च थी उसको वो प्राइवेट सेक्टर में ला के, जैसे हमारा आईफोन है वो बेसिकली जो डिफेंस की उसमें बेशुमार ऐप्स हैं, तो वो लेके हमने वो नहीं किया। दूसरा 80 की दहाई में फिर हमने गलती की कि हम मदरसों में मदरसे तो बनाते रहे वेस्ट के कहने के ऊपर। हमने ये नहीं उनको कहा कि हमें MIT बना के दो, हार्वर्ड बना के दो, कैम्ब्रिज बना के दो। उस वक्त कहते तो बना भी देते वो, और आज हमारा HR देखें कहाँ पे होता। अच्छा, अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि हमारी इंडस्ट्री के बजाय हमने मैन्युफैक्चरिंग के बजाय सर्विस इकोनॉमी पे चले गए। ये भी है। और हमने हर चीज तो, आप अभी अपने स्टूडियो में बैठे हैं, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें, हर चीज तो हमारी इम्पोर्टेड लगी हुई है, हम कुछ बना ही नहीं रहे, तो हमने इंडस्ट्री क्या करनी। तो इसलिए अब हमने ये जो मेड इन पाकिस्तान और थिंक फ्यूचर के दो प्रोजेक्ट हमने जो है अपनी मिनिस्ट्री में जो हमने शुरू किए हैं, और ये जो कोविड में सारा भी हमने किया। अभी हम एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है, ये जो हेम्प है ये भी हमारा पार्ट है उसी का, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। और फिर सियालकोट में हम जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और हुकूमत कोलैबोरेट करे और प्राइवेट सेक्टर लीड करे, ताकि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो लोग हैं, उनको हम R&D को प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस जो है उसको हम यूज करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। और ये पता एक बात है जिस पे सालों से बात हो रही है, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री को ही देख लें तो US में F-16 कौन बनाता है? पेंटागन तो नहीं बनाता ना यार, ना ही CIA बनाता है, मैकडॉनल्ड डगलस आई बिलीव बनाते हैं, क्रूज मिसाइल्स कौन बनाते हैं। लिंकेजेस हैं, और जब आप ये एक चीज़ मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं ना, तो आपके राह खुल जाते हैं दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि देखो यूनिवर्सिटीज़ को फंड आपको देने पड़ेंगे रिसर्च में। अभी बदकिस्मती ये है हमारी कि और जो HEC की फंडिंग हमने ऑलरेडी उस पर कट लगाया है,
तो जो ये हो रही थी रिसर्च अभी उस पर मज़ीद इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ देखना होगा कि हम कम से कम यूनिवर्सिटीज़ को मज़ीद फ़ंड करें ताकि वो रिसर्च करके और पायलट अगर बनाते हैं किसी चीज़ का तो वो इवेंचुअली फिर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। अच्छा, इवेंचुअली ये भी एक बड़ा एक अहम लफ्ज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर आपके पास 6 महीने हैं और हमें इतना इससे फ़ायदा चाहिए। कोई रिसर्च होती है प्योर रिसर्च जिसका फ़ायदा आपको शायद 5-10 साल बाद मिले या शायद ना मिले, लेकिन यू हैव टू फायर एन एरो टू हिट अ टारगेट। तो ऐसा ही है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।